Hello and welcome to our YouTube channel Redeem Knowledge. In this video, we are going to discuss our next topic, food science and processing, which is a part of our JKSSB supervisor syllabus. So let us start. First, let us take a look on the table of contents that we are going to discuss today. इनमें सबसे पहला जो है वो न्यूट्रिशन है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियोस में. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखें. इसके बाद जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है. इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं. इसके बाद फूड केमिस्ट्री, यानी कि जो हम फूड के रिलेटेड इसमें जितने भी केमिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे. फूड की प्रिजर्वेशन जो है वो डिस्कस करेंगे. कुकिंग मेथड्स जो हैं डिफरेंट फूड प्रिपरेशन के, वो डिस्कस करेंगे. वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप तक एक इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे. टारगेट 60 JKSSB फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको खास इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि डेली आपको प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे, जिसमें MCQs आपको यूनिट टेस्ट्स, सेक्शनल टेस्ट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और टारगेट जो हमारा MCQs का है दैट इज 1200 MCQs. इसको रजिस्टर करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7051650020 और 8825002904. इस टेस्ट सीरीज में आपको स्टडी मटेरियल, PDF, notes for JKSSB supervisor specialization, complete notes for all units, full video lectures. For both study material and mock tests, you have to pay 299 rupees. फूड सेफ्टी और हाइजीन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में किन किन सेफ्टी मेजर्स और हाइजीन का ध्यान रखना होता है. इसके बाद फूड पैकेजिंग की बात करेंगे, फूड लेबलिंग की बात करेंगे. जो पैकेज्ड फूड्स हम खाते हैं उन पे जो लेबलिंग होती हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे. फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड में हैं, जो काफ़ी यूज़फुल हैं, और कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं, जो डिजीज़ काजिंग पैथोजेन्स हैं. इसके बाद फूड एडिटिव्स को डिस्कस करेंगे, इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे. क्वालिटी कंट्रोल और अश्योरेंस कैसे गवर्नमेंट करती हैं फूड इंडस्ट्री पे. इसी तरह फूड अडल्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह सब स्टैंडर्ड जो मिलावटें हैं फूड के साथ की जाती हैं, जो कि बाद में फिर डिजीज़ आउटब्रेक या डिजीज़ का काज बन जाता है. सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फूड केमिस्ट्री. इसमें हम पहले केमिकल कंपोजिशन जानेंगे कि फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं. पहले जो चीज़ें हैं वो हमने पहले भी डिस्कस की हैं पहले वीडियोस में, इसलिए उनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे. जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो न्यूट्रिशन में हमारे काम आते हैं, जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं. जितना भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ फूड होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, कुछ फूड होते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है. जैसे कि हम पल्सेस की बात करें या मीट वगैरह की बात करें. फैट्स होते हैं कई फूड में, विटामिन्स होते हैं फ्रूट्स में पर्टिकुलरली, और वेजिटेबल्स में मिनरल्स भी होती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में. ऐसे ही फाइबर और रफेज, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसमें फ़ाइबर और रफेज पाया जाता है. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले ही वीडियो में डिटेल में बात की है. इसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो फाइटोकेमिकल्स हैं. ये फूड मटीरियल में या जो हम प्लांट बेस्ड फूड्स खाते हैं, जो हम प्लांट से डिराइव करते हैं, उनके अंदर कई तरह के ये बायो एक्टिव एक तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तरह के जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन होता है एक तरह का, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये हमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाता है. इनके जो मेन बेनिफिट्स हैं, एक तो ये जो ह्यूमन बींग्स में कैंसर काजिंग जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं. हार्ट के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उनको कम करते हैं, या हार्ट स्ट्रोक जो होता है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं फाइटोकेमिकल्स. और अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो ओल्ड एज में ज़्यादातर होते हैं, इनकी जो रिस्क है, इसका जो रिस्क फैक्टर है इनके डिजीज़ के होने का, वो भी कम कर लेता है. इसके बाद एक और कंपोनेंट है फूड का, वो है एंटी न्यूट्रिएंट्स. एंटी न्यूट्रिएंट्स कुछ एक तरह के हम हार्मफुल ही कह सकते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, लेकिन ये ज़्यादातर कंसिड्रेशन में नहीं लिए जाते. ये फूड मटेरियल्स के अंदर होते हैं. ये हमारी जो फूड की एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज़ हैं, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन्स के थ्रू होता है, स्मॉलर इंटेस्टाइन्स के थ्रू, वो न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन की रेट होती हैं, या जो वो यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स का, उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है उसको कम कर लेता है. इनको हम एंटी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ये ज़्यादातर हम कंसिड्रेशन में नहीं लेते क्योंकि इनका इम्पैक्ट काफ़ी कम रहता है हमारी बॉडी के ऊपर, लेकिन ये उस टाइम काफ़ी कंसर्न बन जाते हैं जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन होता हो, जहाँ पे एक बॉडी या एक पर्सन को एक बेहतर बैलेंस से डाइट नहीं मिल पाता हो. वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट ला पाती हैं, वहाँ पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे डाल देती हैं. इनमें जो हम ज़्यादातर एग्जांपल पे देखते हैं, एक तो ऑक्सलेट्स हैं, फाइटेट्स हैं और टैनिन्स हैं. ये एग्जांपल्स हैं, इनके नाम बस आपको याद रखने हैं, डिटेल में नहीं जाना है इनके. ये उतने ही लेवल का पेपर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनके नाम आ सकते हैं जितने भी ये एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं.
इसके बाद कॉन्टामिनेंट्स हैं। कॉन्टामिनेंट्स हम कहते हैं जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस फूड में ऐड की गई हो, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस फूड में ऐड की गई हो, या प्रोसेस्ड फूड में जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड की गई हो, या जो हम नेचुरली प्लांट बेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं उसमें अगर कई तरह की कॉन्टामिनेंट्स आ जाए तो उन कॉन्टामिनेंट से हमारी बॉडी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। उनमें ज़्यादातर एग्जांपल के तौर पे हम पेस्टिसाइड्स को लेते हैं। जो भी प्लांट बेस्ड फ्रूट बेस्ड या प्लांट बेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं हम, उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है जो कि उनकी जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं या फंगल डिजीज़ होती हैं उनको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन कभी कभी इनके रेजिड्यूज़ उन प्लांट्स या उन फ्रूट्स के ऊपर रह जाते हैं जो हम बाद में कंज्यूम करते हैं और वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। हैवी मेटल्स आ जाते हैं जैसे लेड पॉइजनिंग आती हैं इसमें, या माइक्रोबियल पैथोजेन्स या जितने भी अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज या फंगस हो सकती हैं या वायरल कोई भी चीज़ आ जाए, तो ये सारी चीज़ें या एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जितने भी इन फूड के ऊपर आ जाए या फूड के अंदर आ जाए जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन कॉन्टामिनेंट्स में कंसिडर किए जाते हैं और इनके इम्पैक्ट्स काफ़ी डेट्रीमेंटल होते हैं हमारी बॉडी के या हमारी सेहत के लिए। केमिकल कंपोजिशन के अंदर, फूड्स के अंदर जो हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करते हैं वो भी इन्हीं केमिकल कंपोजिशंस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ये जो हम फ्लेवर बढ़ाने के लिए इनमें केमिकल्स ऐड करते हैं या जो इनका एरोमा है, जो इनसे खुशबू आती हैं, अलग अलग तरीके के जो फूड्स हैं उनसे अलग अलग तरीके की खुशबुएँ आती हैं, वो हम ज़्यादातर आर्टिफिशियली जो हम उनमें केमिकल इंसर्ट करते हैं, उन केमिकल्स की वजह से उनमें कई तरह के जो एरोमा हैं वो आते हैं। इन केमिकल्स में हम एल्डिहाइड्स को यूज़ करते हैं, कीटोन्स को यूज़ करते हैं, एस्टर्स को यूज़ करते हैं। जो एस्टर्स हम ज़्यादातर परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल करते हैं, और सल्फ़र के कुछ कंपाउंड्स भी हैं वो भी इस्तेमाल में लाते हैं फ्लेवर को बढ़ाने के लिए या जो एरोमा है उसको बढ़ाने के लिए। एंजाइम्स भी केमिकल कंपोजिशन के अंदर आते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये कोई ऐसी चीज़ होती हैं जो एज बायो कैटलिस्ट्स काम करते हैं, यानी कि जितनी भी बॉडी में हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो ब्लड के अंदर कोई चीज़ हो, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये उन केमिकल रिएक्शंस का जो प्रोसेस होता है उसको तेज़ करते हैं। एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, ये उस रिएक्शन को तेज़ी से कम टाइम में मुकम्मल करवाते हैं। एंजाइम्स का काम यही होता है। और जो एंजाइम्स हैं ये हमारी बॉडी में ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम्स में देखे गए हैं। इन एंजाइम्स का काम होता है कि जो डाइजेशन है उसको कम टाइम में पूरा कर सके, जो हमारा फूड है उसको कम टाइम में डाइजेस्ट कर सके। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसी के बेसिस पे इतनी जल्दी जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट कर पाता है इन्हीं एंजाइम्स की वजह से। एंजाइम्स में हम ज़्यादातर एमाइलेज को लाते हैं या प्रोटीएज को लाते हैं, लाइपेज को लाते हैं, सेलुलेज को लाते हैं। ये सारे एंजाइम जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद फूड एडिटिव्स भी हम कुछ ऐड कर देते हैं खाने के अंदर। जो भी हम प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं उनके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं, चाहे वो हम फ्लेवर बढ़ाने के लिए हो, उनका टेस्ट अच्छा करने के लिए हो, या टेक्सचर बढ़ाने के लिए हो। जो टेक्सचर हम आउटर अपीयरेंस को कहते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो जो एक तरह की फीलिंग आती है उसको टच करने से, उसी को हम टेक्सचर कहते हैं। चाहे वो उसकी अपीयरेंस हो, बाहर की जो अपीयरेंस हो किसी खाने की, या उसका शेल्फ लाइफ हो कि कितने टाइम तक वो प्रिजर्व रह सकता है, या हम प्रिजर्वेटिव्स उनमें ऐड करते हैं उनका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। कलरेंट्स यूज़ करते हैं उनको अच्छी अपीयरेंस देने के लिए। फ्लेवर एनहांसर्स यूज़ करते हैं उनका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, या इमल्सिफायर्स यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर आइसक्रीम्स के अंदर, जो उनमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी होती है। सारे जो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो वाटर हो, वो सारी चीज़ें इक्वली जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस आइसक्रीम के अंदर। या एक जूस की बोतल जो हम लेते हैं उसमें एक तरह का एक यूनिफॉर्मिटी होती है। जो भी उसमें कंपोनेंट्स ऐड किए होते हैं तो वो ज़्यादातर इमल्सिफायर्स की वजह से ही एक यूनिफॉर्मिटी, एक स्टेबलाइजर के तौर पे उसमें काम करते हैं, जो सारी चीज़ों को मिक्स करके रखते हैं और एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस उस चीज़ की देते हैं। इसके बाद हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं कि किस तरह हम जो फूड है उसकी प्रिजर्वेशन करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ जो है उसको बढ़ाते हैं, किस तरह हम एक खाने को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली प्रोसेस है उसको कहते हैं हम कैनिंग। कैनिंग असल में होती है एक प्रोसेस जिसमें एक्सेसिव हीट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम खाने को एक कंटेनर में रखते हैं और उस कंटेनर को बाहर से सील कर देते हैं, ताकि जो भी उसके अंदर हवा हो वो बाहर ना आए, या बाहर से जो ऑक्सीजन हो वो उसके टच में ना आ जाए। तो उस एक्सेसिव हीट की वजह से उसमें एक हाई प्रेशर भी डेवलप हो जाता है, जिस वजह से जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो फूड को स्पॉइल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या जितने भी एंजाइम्स हैं जिनसे फूड स्पॉइलेज होता है, जिनसे खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उस स्पॉइलेज को कम कर लेता है वो हाई टेम्परेचर। उस हाई टेम्परेचर की वजह से जितने भी बैक्टीरिया अंदर होते हैं, जितने भी ईस्ट्स होते हैं, जितने भी मोल्ड्स होते हैं, जो ज़्यादातर फूड को स्पॉइलेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या जो खाने को जल्दी ख़राब कर लेते हैं, उन चीज़ों को किल करने के लिए हम उसको हाई टेम्परेचर में और एक सील्ड कंटेनर के अंदर हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं।
और इसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह से हम ज़्यादा टाइम तक इस खाने को फिर स्टोर कर पाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैनिंग। इसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन या ड्राइंग, जो हम ज़्यादातर घरों में यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। इसमें सन ड्राइंग जो है सबसे एक मेन है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाए या हम वेजिटेबल्स को ड्राई करके फिर विंटर्स में उनका इस्तेमाल करते हैं। ये सारा जो है ये ड्राइंग के अंदर आते हैं, डिहाइड्रेशन के अंदर आता है। यानी कि जितना भी उनके अंदर पानी होता है, वाटर का कंपोनेंट होता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वो मॉइस्चर जो है वो बाहर आता है सूरज की हीट की वजह से, और वो जो हमें बाद में फिर खाना बचता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और उस ड्राइंग की वजह से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाती हैं। उसमें जो स्पाइलेज है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, वो जल्दी ख़राब नहीं हो पाता, और जो हम उसका स्टोरेज है वो ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं। और ड्राइंग के अंदर एयर ड्राइंग भी एक अलग टाइप होता है। सन ड्राइंग के साथ साथ अगर हम किसी चीज़ को खुली हवा में रखते हैं तो उसके अंदर भी मॉइस्चर धीरे धीरे कम हो जाता है, तो एक तरह की डिहाइड्रेशन हो जाती है फूड के अंदर से, और उस डिहाइड्रेशन की वजह से उसका शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। फ्रीजिंग एक और टेक्निक है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। ये ज़्यादातर उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जो बड़ी जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, या जिनको हमें काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करना होता है, या जिनको काफ़ी दूर ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो उन चीज़ों को ज़्यादातर हम फ्रीजिंग की सूरत में फ्रीज़ करके उनको डीप फ्रीज़र्स के अंदर रख के उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनमें हम जो फूड होता है उसको बिलो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 से नीचे का टेम्परेचर में रखते हैं। ज़्यादातर -10 -20 तक हम फ्रीज़ कर पाते हैं इन चीज़ों को। तो उस लो टेम्परेचर में जो है बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है, माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है, या वो जो माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और जिस वजह से जो खाना है वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर हम कर पाते हैं। और जो उसकी ओरिजिनलिटी होती हैं उस फूड की वो भी प्रिजर्व हो जाती हैं, क्योंकि जिस शेप में हम उस को फ्रीजिंग स्टेट में रखेंगे वो फिर निकालने के टाइम भी उसी स्टेट में होता है। और जो उसका टेक्सचर होता है, जो उसकी अपीयरेंस होती है, या जो उसका फ्लेवर होता है, या जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, न्यूट्रिशनल कंटेंट, वो भी प्रिजर्व रहता है। अगर हम एग्जांपल लें तो फ़िश को हम इस फ्रीजिंग की टेक्निक से प्रिजर्व कर पाते हैं। जो रॉ मीट है उसको फ्रीज़ करके फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या वेजिटेबल्स भी इवन फ्रीज़ करके उनका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सारे जो हैं पेरिशेबल गुड्स के अंदर आते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी कम होती हैं। इसके बाद एक और टेक्निक है फूड प्रिजर्वेशन की, उसको हम कहते हैं पिकलिंग, यानी कि चीज़ों को अचार में कन्वर्ट कर लेना। अचार में क्या होता है, इसमें हम विनेगर ऐड करते हैं, साल्ट जो है उसका कंटेंट बढ़ाते हैं, और स्पाइसेस का कंटेंट, मसालों का कंटेंट भी काफ़ी बढ़ाते हैं। इस वजह से विनेगर की वजह से एक एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है, यानी कि जो फूड है वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट में आ जाता है, और उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से, उस एसिड की वजह से बैक्टीरिया, यीस्ट या मोल्ड जैसे जितने भी माइक्रोब्स हैं इनका ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, और जिस वजह से जो खाना है उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, उसको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर पाते हैं। पिकलिंग जो है ये हम फ्रूट्स की भी करते हैं और वेजिटेबल्स की भी करते हैं। पंपकिन की पिकलिंग की जाती है, उसको पिकल में कन्वर्ट किया जाता है, ऑनियंस को कन्वर्ट किया जाता है, मैंगोज़ को कन्वर्ट किया जाता है, या कैबेजेस को भी कन्वर्ट किया जाता है पिकल की सूरत में, उसको फिर स्टोर करके रखा जाता है। इसके बाद एक और टेक्निक है फूड प्रिजर्वेशन की, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक केमिकल चेंज आती है फूड के अंदर, और उस केमिकल चेंज की वजह से जो फूड की लाइफ होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती हैं, जो उसका स्पाइलेज होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। फर्मेंटेशन के अंदर हम जितने भी शुगर्स होते हैं, जितने भी शुगर सब्सटेंसेस होते हैं फूड के अंदर, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो ग्लूकोज की या सक्रोज की सूरत में हो, तो उन सारे शुगर्स को कन्वर्ट किया जाता है फर्मेंटेशन में। उनको एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, या अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, या उनको गैसेस की सूरत में कन्वर्ट किया जाता है। जो जितने भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो उसमें बैक्टीरिया ही हो, चाहे वो यीस्ट हो, चाहे वो मोल्ड हो। अगर हम बैक्टीरिया के एग्जांपल लें तो लैक्टोबैसिलस, जो हम दही में बैक्टीरिया बन जाता है, वो काफ़ी यूज़फुल होता है फूड हमारी सेहत के लिए। ऐसे ही जो ब्रेड बनती है उसमें यीस्ट डाला जाता है, तो वो भी काफ़ी हेल्दी होता है हमारे लिए। इसी तरह मोल्ड्स भी हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमेशा स्पाइलेज में ही नहीं होती, ये कई बार हम यूज़फुल तरीके से इनका इस्तेमाल भी कर पाते हैं। जो फर्मेंटेशन में है इनका इस्तेमाल किया जाता है शुगर को कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वो एसिड में हो, चाहे वो अल्कोहल में हो, या गैसेज में हो। अल्कोहल जो जितना भी बनता है वाइन, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही बनता है, जो जितना भी वाइन ह्यूमन कंजप्शन के लिए बनता है। और ये एसिडिक या अल्कोहल एनवायरनमेंट जो बन जाता है, इसके अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ हैं, जो माइक्रोब्स इन फूड आइटम्स को स्पाइलेज कर देती हैं, स्पाइल कर लेती हैं, तो उनका ग्रोथ भी काफ़ी कम हो जाता है, और जो इसके अंदर फ्लेवर होता है या न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बैक्टीरिया, यीस्ट या मोल्ड्स जो हैं, ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं हमारी हेल्थ के लिए।
सिर्फ ये स्पॉइलेज में ही काम नहीं आते, इनका यूज़ भी होता है। अगर हम ब्रेड को देखें, ब्रेड में फर्मेंटेशन होता है, उसमें यीस्ट डाला जाता है, या बियर जो है, जो वाइन है, जो अल्कोहल्स में आते हैं, इनमें भी फर्मेंटेशन होती है। जो चीज़ होती बनती है, जो हम दही से चीज़ बनाते हैं, वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनती है। इसके बाद एक और टेक्निक है जिससे हम फूड प्रिजर्व करते हैं, उसको कहते हैं हम साल्टिंग, यानी कि नमक का इस्तेमाल हम करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। साल्टिंग में क्या करते हैं हम खाने को या जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, इनको नमक की पाउडर के साथ मिला के फिर उनको प्रिजर्व किया जाता है, या नमक को पानी के साथ मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्राइन। उस ब्राइन में इस खाने को रखा जाता है, और जितना भी फिर मॉइस्चर होता है उसको फिर ड्राई करके सुखाया जाता है, और जो भी इसकी आउटर कवरिंग होती है उसके ऊपर ये साल्ट की एक लेयर बन जाती है, और उस लेयर की वजह से जितने भी माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं वो फिर इसमें इस साल्टी एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, और ये साल्ट जो है ये एज ए प्रोटेक्शन बन जाता है इस खाने के लिए। इसमें फिर किसी भी तरह की बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो नहीं हो पाती, और जो खाना है उसकी लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इसको हम काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये साल्ट फूड्स जो हैं, इनमें हम एग्जाम्पल के तौर पर मीट को देख सकते हैं कि मीट की साल्टिंग की जाती है, मछली की साल्टिंग की जाती है, या जो ओलिव्स होते हैं, जो जैतून के फ्रूट्स होते हैं, उनको भी साल्टिंग करके प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन की एक और टेक्निक है, उसको हम कहते हैं स्मोकिंग, यानी कि धुएं की सूरत में या धुएं को इस्तेमाल में लाके हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लकड़ी को जलाया जाता है, जो भी उससे धुआं निकलता है उस एनवायरनमेंट में फिर खाने को काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है, ताकि जितने भी उसमें माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, उन माइक्रोब्स का ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाए, वो रुक जाए। इस स्मोक की वजह से ये काफ़ी अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो जाता है उन माइक्रोब्स के लिए, और ये स्मोक जो है ये खाने के अंदर कुछ नए फ्लेवर्स भी ऐड कर लेता है, क्योंकि ये हम ज़्यादातर लकड़ी का स्मोक जो है वही इस्तेमाल में लाते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसी से जो स्मोक आती हैं वो ज़्यादा भी नहीं होती, उसमें कोई फाउल स्मेल नहीं होता, और इस स्मोक की वजह से जो माइक्रोब्स हैं इसके अंदर वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, और खाने का जो लाइफ है, जो शेल्फ लाइफ है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें अभी हम मीट को यूज़ करते हैं, मीट का स्मोकिंग करते हैं, फ़िश का करते हैं, और चीज़ जो है उसका भी स्मोकिंग करते हैं, उस वजह से उनका जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो बढ़ जाता है। इसी तरह एक और टेक्निक है फूड प्रिजर्वेशन की, शुगर को यूज़ करके हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। चीनी का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, या चीनी की पाउडर बनाते हैं बिल्कुल नमक की जैसी, और उस पाउडर को फिर उसमें फिर सोक किया जाता है खाने को, या जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, और उनके आसपास जो एक लेयर बन जाती है फिर शुगर की, उस लेयर की वजह से जितने भी उसके अंदर मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर निकल आता है, उसको शुगर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। ये जितना भी मॉइस्चर होता है खाने के अंदर वो शुगर जो है सोक कर लेता है, और जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो कम मॉइस्चर की वजह से स्लो हो जाती हैं, जिससे फिर बाद में खाने की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती हैं। शुगर में हम कैंडीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैंडीज़ का इस्तेमाल देख सकते हैं कि किस तरह फ्रूट्स को कैंडीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, या जैम्स जो हैं हम जो मार्केट से हम ख़रीदते हैं वो फ्रूट जैम्स होते हैं, वो उनमें भी शुगर प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जैसे जलीज़ हैं, जलीज़ में भी शुगर प्रिजर्वेटिव का काम करता है, या फ्रूट्स को भी हम कभी कभार प्रिजर्वेटिव फ्रूट्स को भी प्रिजर्व करते हैं शुगर की हेल्प से। अगर हम एग्जांपल के तौर पे जो आंवला है, आंवला को कई बार ड्राई करके फिर उसके आसपास जो है शुगर की एक लेयर क्रिएट की जाती है, उसको शुगर में डिप किया जाता है, और जो वो शुगर की लेयर उसके आसपास आ जाती है, उससे फिर आंवला का जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाता है, उसको हम काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाते हैं। इसके बाद हम कुकिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला जो है वो बॉइलिंग है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, जो खाना हम वाटर को बॉईल करके प्रिपेयर करें उसको हम सिंपली बॉइलिंग मेथड कहेंगे। इसमें लगभग हम खाने को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल कर पाते हैं, और उससे फिर खाने को हम कुक कर लेते हैं। इनमें वेजिटेबल्स भी कुकिंग की जाती हैं बॉइलिंग की मदद से, या जो हम पास्ता बनाते हैं, या जो हम चावल को प्रिपेयर करने में मेथड्स यूज़ करते हैं वो भी हम बॉइलिंग की मदद से ही करते हैं, या एग्स को बॉईल करके खाया जाता है। तो बॉइलिंग एक सिंपल तरीका खाने को तैयार करने का, उसको प्रिपेयर करने का, और उस बॉइलिंग की वजह से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस भी नहीं होता। जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है खाने के अंदर, उसका लॉस नहीं होता। ये एक सिंपल वे है खाने को प्रिपेयर करने का, खाने को कुक करने का। इसके बाद एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं स्टीमिंग। इसमें हम पानी से जो हम बॉयल करने के बाद जितना स्टीम बनता है, उस स्टीम के ऊपर खाने को रख के, उसके एक्सपोजर में रख के डायरेक्टली खाने को उस स्टीम के मदद से हम उसको कुक करते हैं। बॉइलिंग वाटर से जितना भी स्टीम निकलता है, ये भी एक सेफ मेथड है कुक करने का। इससे भी न्यूट्रिएंट जो है वो प्रिजर्व रहते हैं, जितना भी फ्लेवर टेस्ट जो है खाने के अंदर वो प्रिजर्व रहता है। जो कलर होता है खाने का वो भी ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बेसिक ही अपने कलर में रहता है खाना। ये एक सिंपल वे है, एक हेल्दी वे है खाने को कुक करने का। इसमें वेजिटेबल्स को हम कुक करते हैं स्टीमिंग की हेल्प से। जो सी फूड है, जिसमें फ़िश भी आती हैं, उसको भी स्टीम की मदद से कुक किया जाता है। चाहे वो राइस हो, उसको भी स्टीम पे कुक किया जाता है।
इसके बाद एक और मेथड है कुकिंग का, जिसको हम कहते हैं ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या करते हैं, हम एक खाने को या फूड आइटम को हम डायरेक्टली हीट के ऊपर रखते हैं, चाहे वो कोई भी हीट सोर्स हो, चाहे वो गैस की फ्लेम हो, चाहे वो चारकोल पे हो, तो हम उसको डायरेक्टली उस हीट सोर्स पे रख के फिर प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम ज़्यादातर एग्जांपल के तौर पे बारबेक्यूज़ को देखते हैं कि किस तरह वो डायरेक्ट चारकोल के ऊपर रख के उनको फिर कुक किया जाता है डायरेक्टली। लेकिन ये एक हेल्दी तरीका नहीं है खाने को कुक करने का। इसमें जो जितने भी गैसेस निकलते हैं इस फ्यूल की बर्निंग से, वो गैसेस ज़्यादातर इसी खाने के अंदर चली जाती हैं, और वो गैसेस जो हैं वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं ह्यूमन्स के लिए, और वो कार्सिनोजेनिक भी बन जाता है वो खाना। उससे कैंसर होने का खतरा भी रहता है। अगर ज़्यादा इसको कंज्यूम करें, ज़्यादा हैबिट बनाए ऐसे खाने को कंज्यूम करने की, तो उससे कैंसर का खतरा भी हो जाता है। इसके आसपास जो जितना भी हम खाना इसके ऊपर डायरेक्टली जो फ्लेम है इसके ऊपर रख के जो कुक करते हैं, उसके आसपास एक ब्राउन कलर की, उस खाने के आसपास पर्टिकुलरली अगर हम मीट को देखें तो ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, उसको कहते हैं हम कैरामल। कैरामल भी काफ़ी हार्मफुल होती हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। ये भी कार्सिनोजेनिक एक मटेरियल उसके आसपास बन जाता है, जो बाहर की लेयर होती हैं वो जल जाती हैं, वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं। या वेजिटेबल्स को भी अगर हम डायरेक्ट ही फ्लेम के ऊपर रखें तो उनके आसपास भी एक ब्राउन या ब्लैक कलर की लेयर आ जाती हैं। या जितने भी सी फूड हैं, फिश, अगर हम फिश का एग्जाम्पल लें, वो भी ब्राउन हो जाती हैं बाहर से। तो ये कैरामल जो है ये काफ़ी अनहेल्दी होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ये ग्रिलिंग भी एक मेथड है, इसके थ्रू भी हम खाने को कई बार प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद एक और मेथड है, इसको कहते हैं हम रोस्टिंग। रोस्टिंग भी एक इसी तरह का मेथड होता है, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली हीट सोर्स के ऊपर न रख के किसी ओवन में रखते हैं, या किसी बर्तन में रख के फिर उसको ओवन में रखते हैं, और हाई टेम्परेचर के अंदर उसको फिर रोस्ट करते हैं, उसको तैयार करते हैं एक ड्राई एनवायरनमेंट में, ड्राई करके। उसमें किसी तरह का पानी का इस्तेमाल नहीं होता, और टेम्परेचर भी लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास काफ़ी हाई टेम्परेचर पे खाने को तैयार किया जाता है। इसमें भी फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन बाहर का जो लेयर होता है खाने का, पर्टिकुलरली अगर हम मीट का एग्जाम्पल लें या फिश का एग्जाम्पल लें, उस पर भी ये कैरामल आ जाता है, ये ब्राउन कलर की आउटर अपीयरेंस जो है ये बन जाती है। और ये मेथड भी काफ़ी हेल्दी नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए। जो आउटर अपीयरेंस होती हैं किसी भी फूड की जिसको हम रोस्ट करते हैं, वो आउटर अपीयरेंस जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बन जाता है बाहर से, और अंदर से उतना ही नरम बन जाता है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अंदर का जितना भी उसके अंदर मटेरियल होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। इस मेथड से हम मीट को प्रिपेयर करते हैं, मीट की कुकिंग करते हैं, या पोल्ट्री, या जिसको हम चिकन, अगर हम पर्टिकुलरली चिकन का एग्जांपल लें तो चिकन जो है वो भी रोस्टिंग के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, उसकी कुकिंग की जाती है। वेजिटेबल्स को भी कई बार, या जो नट्स होते हैं इनका भी कुकिंग की जाती है रोस्टिंग मेथड के अंदर। इसके बाद एक और मेथड है कुकिंग की, जिसको हम बेकिंग कहते हैं। बेकिंग में हम ज़्यादातर ब्रेड या केक्स या कुकीज़ या पेस्ट्रीज जो हैं इस मेथड से प्रिपेयर की जाती हैं। बेकिंग में भी ओवन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी मॉडरेट रहता है, काफ़ी लोड रहता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक चीज़ों को ओवन के अंदर रखा जाता है, जिस वजह से वो फिर धीरे धीरे करके कुक होती रहती हैं। इसमें हम ज़्यादातर ब्रेड का जो है बेकिंग करते हैं। केक्स जो हम बेकरी से ख़रीदते हैं वो भी बेकिंग की मेथड से ही तैयार की जाती हैं, या पेस्ट्रीज या कुकीज़ जो हैं, जितने भी ऐसे तरह के खाने होते हैं जिनको हम ओवन में काफ़ी लंबे समय तक रख के प्रिपेयर करते हैं, वो बेकिंग के मेथड के अंदर आ जाते हैं। उनके आसपास भी एक गोल्डन ब्राउन की कलर एक्सटीरियर जो है अपीयरेंस आती है गोल्डन ब्राउन कलर की, और अंदर से वो काफ़ी मॉइस्ट हो जाते हैं, काफ़ी नरम मुलायम हो जाते हैं। इसके बाद एक और मेथड है जो कुकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं हम सॉर्टिंग। इस मेथड में हम ज़्यादातर जो फूड होता है उसको काफ़ी कम ऑयल या फैट में रख के, बटर में रख के या ऑयल में रख के, काफ़ी कम मिकदार में उसमें ऑयल या बटर ऐड करते हैं, लेकिन काफ़ी हाई हीट पे उसको कुक करते हैं। और ये मेथड जो है ये भी काफ़ी फ्लेवरफुल होता है, इसमें काफ़ी जो टेस्ट आ जाता है खाने के अंदर, और जो खाना है वो अंदर से काफ़ी मुलायम हो जाता है। ये भी ज़्यादातर वेजिटेबल्स या मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जितना भी सी फूड होता है उसमें सॉर्टिंग का मेथड किया जाता है, उसके थ्रू कुकिंग की जाती है। इसके बाद एक और मेथड है फ्राइंग। इंडियन किचन जो है, इंडियन किचन सिस्टम, उसमें ज़्यादातर फ्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो इंडियन कल्चर जो है उसमें फ्राइंग फूड्स का काफ़ी कंजप्शन होता है। जो हमारी स्ट्रीट फूड है वो ज़्यादातर फ्राइड ही होते हैं। फ्राइंग में क्या करते हैं, हम हॉट ऑयल या फैट को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, और फिर उसके अंदर सबमर्ज करते हैं खाने को, यानी कि काफ़ी अच्छी मिकदार जो है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी जो है ऑयल की या फैट की, उसको बर्तन में कुक करके फिर उसमें बॉइलिंग करने के बाद उसमें खाने को डालते हैं। इसको हम ज़्यादातर डीप फ्राइंग कहते हैं। इसमें हम जो स्ट्रीट फूड्स हम कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादातर डीप फ्राइंग की मेथड से ही कुक की जाती हैं। इसके बाद एक और मेथड भी है इसके अंदर, जो उसको हम शैलो फ्राइंग भी कहते हैं, जिसमें कम तेल या फैट का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम शैलो फ्राइंग कहते हैं। उसमें जो है मिकदार जो है ऑयल की वो काफ़ी कम होती हैं।
इस फ्राइंग की वजह से जो खाना होता है, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं बाहर से और अंदर से काफ़ी मुलायम हो जाते हैं। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़, फ्राइड चिकन जो हम खाते हैं, जलेबी या समोसे जितने भी हम लोकल स्ट्रीट फूड्स में खाते हैं, वो सारे जो हैं डीप फ्राइंग की मेथड से ही प्रिपेयर की जाती हैं, उनकी कुकिंग इसी मेथड पे होती है। इसके बाद एक और मेथड है, उसको कहते हैं हम ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग में क्या करते हैं हम, जो खाने का आर्टिकल होता है, जो फूड आइटम होता है, उसको डायरेक्टली हम हीट के अंदर रखते हैं। लेकिन इसमें एक चेंज है, यानी कि हम किसी हीट सोर्स के ऊपर नहीं रख के, बल्कि इसके ऊपर जो है डायरेक्टली फ्लेम डालते हैं, इसके ऊपर फ्लेम रखते हैं, फ्लेम का सोर्स रखते हैं और आउटसाइडर अपीयरेंस जितनी भी होती हैं उसको डायरेक्ट फ्लेम में हम रख लेते हैं और बाहर का जो लेयर होता है इस खाने का वो भी कैरामल बन जाता है, वो भी वो ब्राउनिश अपीयरेंस देता है। डायरेक्ट जो फ्लेम होती है उसकी वजह से वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ये भी ज़्यादातर हम मीट का की जो कुकिंग होती है उसमें ब्रॉयलिंग का इस्तेमाल करते हैं, या जितना भी सी फूड है या कभी कभार वेजिटेबल्स का भी ब्रॉयलिंग किया जाता है। इसके बाद एक और मेथड है कुकिंग का, उसको कहते हैं पोचिंग। इसमें सिंपली क्या किया जाता है कि जो खाना होता है उसको डायरेक्टली कुक ना करके किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करने के बाद उस वेसल को किसी हॉट लिक्विड के अंदर रख के उसको कुक किया जाता है। ये काफ़ी सिंपल तरीका है और काफ़ी हेल्दी भी है। इससे जो टेक्सचर होता है खाने का, जो बाहर का जो अपीयरेंस होता है, जो बाहर को से टच करने पे एक अपीयरेंस आती है, फ्लेवर जो है उसके अंदर वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। इस मेथड पे हम ज़्यादातर एग्स का कुकिंग करते हैं, फ़िश की कुकिंग करते हैं या चिकन का कुकिंग करते हैं या फ्रूट्स जितने भी हैं उनको भी कुक कर पाते हैं पोचिंग की मदद से।